हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 6, क्लास 7 और आज क्लास 8 के नागरिक शास्त्र के एनसीईआरटी प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखेंगे। क्लास 8 के अध्याय 1 से इसकी शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में कब शामिल किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार 1934 में स्वीकार की थी। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली यह एक स्वतंत्र संविधान सभा थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का एक प्रारूप किस अवधि में तैयार किया था? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए एक प्रारूप की अवधि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में तैयार किया था। नेपाल एक लोकतांत्रिक देश कब बना? नेपाल एक लोकतांत्रिक देश 2008 ईस्वी में बना था। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, लोकतांत्रिक अथवा ऐसे देश से जिसमें लोगों का शासन लोगों के लिए, लोगों के द्वारा होने वाले शासन को लोकतांत्रिक देश या लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है। इसकी परिकल्पना अब्राहम लिंकन ने दी थी। नेपाल ने अपना नया संविधान कब अपनाया? नेपाल ने अपना नया संविधान सन 2015 में अपनाया था। 1946 में गठित संविधान सभा के कितने सदस्य थे? 1946 में गठित संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे। भारतीय संविधान के जनक, पिता, जननी, रचयिता किसे कहा जाता है? जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के जनक और पिताजी के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। संविधान के निर्माण के समय किसने कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, लेकिन अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। संघवाद। संघवाद से क्या तात्पर्य है? देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा पंचायती राज व्यवस्थाओं में 3 और भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दे पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी थी, तो किसने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर A.K. अय्यर ने कहा था, संविधान के अनुसार भारतीय सरकार के कितने अंग हैं? संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में किसे कहते हैं? विधायिका में निर्वाचित सदस्य होते हैं जो कानून बनाते हैं। विधायिका में निर्वाचित सदस्य होते हैं जो कानून बनाते हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायपालिका किसे कहते हैं?
यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यह विधायिका और कार्यपालिका पर भी नज़र रखती है। नोट: सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। राज्य: राज्य शब्द से क्या तात्पर्य है? राज्य का मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करना। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से नहीं कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकार वाले खंड भाग को कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान के खंड में क्यों जोड़ा था? संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान के खंड में इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकें। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार क्या हैं? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में समानता का अधिकार का वर्णन है। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसके तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव वर्जित है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में 19 से लेके 22 तक इसका वर्णन है। अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की स्वतंत्रता। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत मानव व्यवहार, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध की श्रेणी में है। चौथा पॉइंट पर आते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन है। पांचवें पॉइंट में आते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। छठे पॉइंट में आते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसके तहत यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। संविधान सभा के सदस्यों ने कब संविधान के
एक प्रति पर अपना हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान के एक प्रति पर अपना हस्ताक्षर किया था। उस टाइम खाद्य एवं कृषि मंत्री जय रामदास दौलत राम, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर जी, वित्त मंत्री जान मथाई, उप मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम जी थे। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर शामिल किया गया है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 21 है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 5 है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि भारतीय सीमा से सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है, जो 4096 की सीमा भारत के साथ बनाता है, जिसमें सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। भूटान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य भूटान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश हैं। नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 5 है, जिसके तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम हैं। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित मिला के 5 हैं, जिसमें पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हैं। यानी मिजोरम से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 4 है। नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 मणिपुर, तीसरा नागालैंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अध्याय नंबर 2 में धर्मनिरपेक्षता की समझ। सऊदी अरब देश में गैर मुस्लिमों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है और न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। अर्थात सऊदी अरब देश गैर मुस्लिम को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं देता है और न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द से क्या आशय है? धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि धर्म को राज्य, देश से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अर्थात राज्य या देश में किसी भी धर्म को वरीयता विशेष रूप से नहीं दी जाएगी। अब अध्याय 3 में आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में संसद तथा कानूनों का निर्माण। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। संसद का गठन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। चुनाव में पहली बार भारत में कब ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हुआ था? चुनाव में पहली बार भारत में कब ईवीएम मशीन का ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार कब इस्तेमाल हुआ था? एनसीईआरटी के अनुसार सन 2004 में आम चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ था। इसके तहत उस टाइम 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई थी। संसद का जिक्र भारतीय संविधान में के तहत 79 अनुच्छेद के तहत किया गया है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। संसद किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है।
भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। यानी भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। संसद के सदन, संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा अस्थायी होती है, राज्यसभा स्थायी होती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का काल 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 साल होती है। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। 2 मनोनीत सदस्य होते हैं जिनको वर्तमान में हटा दिया गया है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में किस राज्य से सबसे अधिक सांसद आते हैं? तो लोकसभा में सबसे अधिक 80 सांसद यानी लोकसभा की सीटें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है, जिनकी संख्या 80 है। लोकसभा में किस राज्य सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के सांसदों की संख्या है। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो संसद के सदस्यों को संसद सदस्य, सांसद, MP, जिसका फुल फॉर्म होता है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य या सांसद। भारतीय संसद के अंग, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा में कितने सदस्यों का चुनाव होता है? लोकसभा में 543 सदस्यों का चुनाव होता है। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कुल 545 सदस्य होते हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए कम से कम कितने लोकसभा सदस्य होने चाहिए? तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। विपक्षी दल से क्या आशय है या क्या अभिप्राय है? संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होता है। मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों का चुनाव प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों का चुनाव प्रधानमंत्री करते हैं। राज्यसभा से क्या आशय है? राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। विधेयक को कानूनी रूप देने के लिए राज्यसभा की मंजूरी जरूरी है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव होता है? राज्यसभा में कुल 233 सदस्यों का चुनाव होता है। 245 में 233 का चुनाव होता है और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। संसद का सत्र किस काल से शुरू होता है? संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार को
कौन नियंत्रित रखती है और मार्गदर्शन करती है? संसद सरकार को नियंत्रित रखती है और मार्गदर्शन करती है। 1870 का राजद्रोह कानून क्या है? 1870 का राजद्रोह कानून से अभिप्राय यह है कि जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती है। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी, लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। उन्हें बिना मुकदमा चलाए भी जेल में डाल दिया जाता था। दमनकारी शब्द से आशय यह है कि स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास एवं अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना, मौलिक अधिकार को भी रोक देते हैं। घरेलू हिंसा कानून 2005 कब लागू हुआ था? घरेलू हिंसा कानून 2005 सन 2006 में लागू हुआ। एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अध्याय नंबर 4 पर आते हैं। अध्याय नंबर 4 है न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका का जिक्र अनुच्छेद 124 में किया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थापित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत गणतंत्र कब बना था? भारत गणतंत्र यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का सुप्रीम कोर्ट से पहले किस भवन में चलता था? भारत का सुप्रीम कोर्ट पहले किस भवन में चलता था? तो संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में 1958 तक चलता था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में 1958 तक चला। न्यायपालिका की भूमिका, विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा से अभिप्राय यह है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अदालतें सरकार के अधीन नहीं होती हैं। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं दे सकती हैं। भारत में न्यायपालिका कितने स्तरों पर चलती है? तो भारत में न्यायपालिका 3 स्तरों पर चलती है। भारत में सबसे ऊपरी स्तर पर कौन सा न्यायालय है? तो भारत में सबसे ऊपरी स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उसे क्या कहते हैं? जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है मतलब होता है उसे क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहते हैं। किसी राज्य का सबसे ऊपरी न्यायालय, किसी भी राज्य का सबसे ऊपरी न्यायालय उच्च न्यायालय होता है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। भारत के न्यायपालिका की संरचना कैसी है? भारत की न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई थी। भारत के 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन से थे? भारत के 3 प्रेसिडेंसी शहर के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास को
लिया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पंजाब और हरियाणा का मिला के दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालयों एक उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्यों का जिम्मेदारी संभाल सकता है। 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय कहाँ है? 4 पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है। इसकी स्थापना 1/1/2019 को हुई थी, यानी 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन हुआ था जो अमरावती में स्थित है। तेलंगाना का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो तेलंगाना का उच्च न्यायालय हैदराबाद में स्थित है। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है। अधीनस्थ न्यायालय के अन्य नाम। अधीनस्थ न्यायालय को दूसरा नाम क्या है? ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविलियन जज न्यायालय आदि। फौजदारी कानून, आपराधिक कानून। फौजदारी कानून या आपराधिक कानून से क्या अभिप्राय है? इसे कानून में अपराध माना गया है, जैसे हत्या, चोरी, डकैती, दहेज के लिए औरतों को तंग करना आदि। इसमें आमतौर पर पहले प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तब अदालत में मामला जाता है। दोषी पर जेल या जुर्माना की सज़ा या दोनों की सज़ा का प्रावधान किया गया है। दीवानी कानून या सिविल लॉ से क्या अभिप्राय है? तो इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। यानी दीवानी कानून या सिविल लॉ से क्या अभिप्राय है? तो इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है, जैसे जमीन की खरीद बिक्री, खरीदारी, किराया, तलाक आदि। इसमें अदालत राहत सुलह की व्यवस्था करती है। मिड डे मील योजना की शुरुआत एक जनहित याचिका से ही शुरू हुई थी। यानी मिड डे मील MDM जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मिड डे मील, दोपहर का भोजन की व्यवस्था। यह एक योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत सन 1995 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। जनहित याचिका, इसको बोलते हैं PIL, शॉर्ट में PIL। जनहित याचिका सन 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की शुरुआत की थी। सन 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की शुरुआत की थी ताकि न्यायिक व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। जनहित याचिका कोई भी नागरिक या संस्था कर सकती है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित है। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में से किसी भी में दायर किया जा सकता है। यह न्यायालय को पत्र या तार टेलीग्राम से भी किए जा सकते हैं। बंधुआ मजदूर और बिहार में सज़ा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका की दायर किया गया था। जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भोजन का भी अधिकार शामिल किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आजीविका का अधिकार आता है।
किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। यह प्रश्न सी-टेट के पेपर 2 में जुलाई 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम आते हैं दोस्तों एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में क्लास 8 के अध्याय 5 में। आदिवासी शब्द का क्या मतलब है, यानी आदिवासी शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आदिवासी शब्द वहाँ के मूल स्थान, यानी जिस स्थान की बात होती है वहाँ के मूल निवासियों को ही आदिवासी कहा जाता है। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासी को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। भारत में कितने प्रतिशत आबादी आदिवासी है? तो भारत में लगभग 8% आबादी आदिवासी की श्रेणी में है। भारत में कितने तरह के आदिवासी समूह हैं? तो भारत में 500 से अधिक। एनसीईआरटी के अनुसार भारत में 500 से अधिक तरह के आदिवासी समूह हैं। उड़ीसा में कितने तरह के जनजातीय समूह रहते हैं? तो उड़ीसा में 60 से अधिक प्रकार के जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं जो इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली आदिवासी भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली आदिवासी भाषा कौन सी है? तो भीली भाषा भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली आदिवासी भाषा है। शाही सेनाओं का मुख्य आधार क्या होता है? तो शाही सेनाओं का मुख्य आधार हाथी होता था। भारत का चाय उद्योग असम में किसके बलबूते खड़ा हुआ है? तो भारत में चाय उद्योग आदिवासियों के बलबूते खड़ा हुआ है। असम में कितने आदिवासी हैं? तो एनसीईआरटी के अनुसार असम में लगभग 70 लाख आदिवासी हैं। न्यामगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो न्यामगिरी पहाड़ी उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित है। भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो एनसीईआरटी के अनुसार भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क हैं जिनका क्षेत्र 40,564 वर्ग किलोमीटर है। आदिवासी कितने पौधे का इस्तेमाल करते हैं या जानते हैं? तो एनसीईआरटी के अनुसार आदिवासी लगभग 10,000 पौधे या 3500 प्रजाति भोजन के लिए, 8,000 प्रजाति दवाइयों के, 325 कीटनाशक, 425 गोंद रेजिन और 550 रेशे की प्रजातियों के बारे में जानते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं। अल्पसंख्यक शब्द से क्या अभिप्राय है? तो वैसे समुदाय जिनकी संख्या अन्य समुदायों की तुलना में बहुत कम होती है अल्पसंख्यक कहलाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आबादी का कितना प्रतिशत मुस्लिम हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल मुस्लिमों की आबादी 14.2% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर कुल 74%, जिसमें हिंदू धर्म की साक्षरता 63%, साक्षरता मुस्लिम धर्म में साक्षरता 57%, ईसाई धर्म में साक्षरता 74%, सिख धर्म में साक्षरता 67%, बौद्ध धर्म में 71%, जैन धर्म में 86% है। सच्चर समिति से क्या अभिप्राय है? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर जी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा गठित 2005 में एक समिति है जो भारत में मुस्लिम समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया करती है। अध्याय 6 में आते हैं। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या वर्णन है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 के तहत भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। कट ऑफ से क्या अभिप्राय है? न्यूनतम अंक सीमा। संत कबीर पेशे से क्या थे?
संत कबीर पेशे से बुनकर थे। SC/ST एक्ट 1989, इसके तहत SC/ST के साथ भेदभाव एवं उनके साथ हिंसा करना प्रतिबंधित है। अध्याय 7 में आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में किस चीज़ का वर्णन है? पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है। जन सुविधाएं से क्या अभिप्राय है? स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज आदि की सुविधाएं जन सुविधाएं के अंतर्गत आती हैं। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। निजी कंपनियां केवल और केवल मुनाफे के लिए चलती हैं। जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग कौन सा है? तो मुंबई लोकल ट्रेन प्रतिदिन 65 लाख यात्रियों को ढोता है। सुलभ। अब आते हैं अध्याय नंबर 8 में कानून और सामाजिक न्याय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पावर लूम किसे कहते हैं? तो बिजली से चलने वाले करघे को पावर लूम कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी से क्या आशा है? तो भोपाल गैस त्रासदी सन 1984 में 24 साल पहले भोपाल मध्य प्रदेश की दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई थी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर सन 1984 को रात 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस रिसने से लगी थी। यह बेहद जहरीली गैस थी। उस टाइम चेयरमैन एंडरसन जी थे। अब यूनियन कार्बाइड कंपनी कौन कंपनी चला रहा है? तो डाओ केमिकल। अब यूनियन कार्बाइड कंपनी को डाओ केमिकल चला रही है। धन्यवाद दोस्तों।